नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। पंजाब कांग्रेस में मचे राजनीतिक घमासान के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय आलाकमान द्वारा बनाई गई कमेटी के साथ दूसरी बार बैठक की। यह बैठक करीब 3.5 घंटे चली। इस बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने जनता टीवी से खास बातचीत की और कहा, पिछले दिनों जो दिल्ली में पंजाब के लिए बनाई गई कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, उस बैठक में पंजाब के विधायक और नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बातें रखी थी उसको लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। विधायकों द्वारा रखे गई बातों को लेकर एड्रेस किया जा रहा है और जो मसले विधायकों ने रखे थे, मसलन जो बरगाड़ी इशू था या फिर जो मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं हुए थे, उन तमाम मुद्दों को लेकर बातें जो है एड्रेस की जा रही है और आने वाले समय में उन मुद्दों को लेकर कार्रवाई भी जल्द की जाएगी। ऐसे में 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस तमाम चीजें ऑल इज वेल कर लेना चाहती है ताकि मजबूती के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरा जा सके। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह को दूर करने का प्रयास तेज हो गए हैं और इसी के तहत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजधानी दिल्ली में 3 सदस्यीय कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक हुई है। वादियों में सियासी पारा बढ़ने से राजनीतिक जमीन पर जमी बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन इससे पहले गुपकार गठबंधन की एक बैठक हुई जिसमें महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला समेत 7 नेता शामिल रहे और सभी 7 नेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर की। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने गुपकार एजेंडे को रखेंगे। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो भी अपनी समस्याएं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। गुपकार पार्टियों की एक बैठक हुई है। गुपकार पार्टियों की इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत 7 नेता मौजूद रहे और सभी ने पीएम के साथ सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पर सहमति जताती है। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि गुपकार गठबंधन का जो एजेंडा है उसके तहत हम इस बैठक में अपनी बात रखेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम अपनी समस्याओं को पीएम और गृह मंत्री के सामने रखेंगे। तो गुपकार के नेताओं की यह बैठक हुई है, गुपकार गठबंधन की यह बैठक हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर के 7 नेता शामिल हुए हैं और इन सभी ने एक सुर में यह हामी भरी है कि वो पीएम के साथ 24 जून को जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जम्मू कश्मीर के, उस बैठक में वो शामिल होंगे, उस बैठक में वो शरीक होंगे और उनका कहना है कि पीएम के सामने वो उन तमाम मुद्दों को रखेंगे, उन तमाम मसलों को रखेंगे जो उनके जहन में चल रहे हैं और जो वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनकी इस बात को ज़रूर सुने। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस गुपकार गठबंधन का हिस्सा हैं और इसी के मद्देनज़र ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज रही जिसमें आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी बैठक में शामिल हुई और कहा यह जा रहा है कि इस बात पर सहमति बनी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के सर्वदलीय बैठक, जम्मू कश्मीर के जो तमाम जो दल हैं उनके साथ जो बैठक करने वाले हैं उसमें वो शरीक होंगे, उसमें वो शामिल होंगे और जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को वो उनके समक्ष रखेंगे। कोरोना की दूसरी लहर अब सुस्त पड़ रही है तो वहीं तीसरी लहर आने से पहले ही राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि तीसरी लहर को लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं। हालांकि सरकार की तरफ से राहुल गांधी के इस बयान को गलत बताते हुए कहा कि तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है, ऐसे में सरकार को अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से श्वेत पत्र जारी करते हुए सरकार से गलती सुधारने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि श्वेत पत्र जारी करने का मकसद सरकार को रास्ता दिखाना है। राहुल गांधी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वर्चुअल तरीके से की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी लहर के लिए भी बार बार जो जानकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, एक्सपर्ट्स सरकार को चेता रहे थे, सरकार को बार बार इस बारे में बताया जा रहा था, उसके बावजूद भी सरकार ने किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की और नतीजा हम सबके सामने है। हमने देखा किस तरह से ऑक्सीजन की भारी कमी देश के अंदर देखने को मिली, किस तरीके से मरीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरते चले गए। ऐसे में अब तीसरी लहर की आशंका भी लगातार जताई जा रही है और तीसरी लहर भी देश में आना तय है। ऐसे में सरकार को अब जो दूसरी लहर में गलती उसने की थी उसमें सुधार करते हुए तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से सरकार को तैयार रहना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से बाकायदा एक श्वेत पत्र जारी किया गया है सरकार के नाम और इसमें कहा गया है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे ताकि तीसरी लहर जब आए तो देश उस तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए सक्षम हो, किसी तरह की कोई कमी देश के अंदर ना हो और किसी दवाई के अभाव में या फिर ऑक्सीजन के अभाव में या फिर किसी दूसरी मेडिकल चीज़ों के अभाव में या मेडिसिन के अभाव में किसी की मौत ना हो। इसके लिए सरकार को अभी से सचेत, सतर्क और जागरूक होना होगा और सरकार को कांग्रेस पार्टी लगातार जगाने का काम कर रही है, ये कहना था राहुल गांधी का। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस देश को आपके आंसुओं की जरूरत नहीं है बल्कि इस देश को ऑक्सीजन की जरूरत है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर आपको तीसरी लहर पर काबू पाना है तो आपको वैक्सीनेशन में भी गति लानी होगी, इसकी रफ्तार को और तेज करना होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जरूर सरकार की इस बात में तारीफ की है कि एक दिन के भीतर अगर हम 80 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगा सकते हैं तो क्यों ना इसको और ज़्यादा तेज किया जाए और क्यों ना इसी तरीके से, इसी रफ्तार के साथ आगे भी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, जो कि कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने और कोरोना को भगाने में, कोरोना को मात देने में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन ही बताई जा रही है। मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन, इसी को लेकर दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर विपक्षी दलों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी 2024 चुनाव के लिए विपक्ष की उम्मीदवार हो सकती है। हालांकि प्रशांत किशोर ने फिलहाल इन कयासों पर विराम लगाया है। 2024 का आम चुनाव अभी दूर है लेकिन राजनीतिक उठापटक अभी से तेज हो गई है और इसी को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर विपक्षी दलों की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात और 2024 आम चुनाव को लेकर बातचीत की गई। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रशांत किशोर ने शरद पवार से मुलाकात भी की थी। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बना सकते हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पटखनी दी। हालांकि अभी प्रशांत किशोर ने इन कयासों से इनकार किया है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। हालांकि इन चुनावों में अभी बहुत समय है लेकिन विपक्ष ने अभी से अपनी गोलबंदी शुरू कर दी है और बड़ा सवाल यही है कि पीएम मोदी के सामने आखिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा। क्या वो ममता बनर्जी होंगी, क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे या वो कोई और, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन शरद पवार और प्रशांत किशोर अब तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनको एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आज राजधानी दिल्ली के अंदर शरद पवार के आवास पर एक बड़ी बैठक होती है जिसमें तमाम क्षेत्रीय दलों के बड़े नेता पहुंचते हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि साल 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें बीजेपी को किस तरह से मात दी जाए, पीएम नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा ऐसा चेहरा हो जो उनको कड़ी टक्कर दे सके, इस पर विचार विमर्श किया गया है। हालांकि प्रशांत किशोर इससे पहले कह चुके हैं कि अगर आपको क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाना है ये अच्छी बात है, अगर आपको गठबंधन बनाना है, एक मोर्चा तैयार करना है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसमें कांग्रेस को भी आज नहीं तो कल आपको शामिल करना ही होगा। बिना कांग्रेस को साथ लिए, उसको लूप में लिए आप बीजेपी से मुकाबले की उम्मीद अगर कर रहे हैं तो ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। हालांकि ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में कहा यह भी जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे पार्टी के नेता थे जो नहीं पहुंचे जिनकी उम्मीद की जा रही थी, तो इसको लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो विपक्षी एकजुटता की बात बार बार की जाती है, क्या वो हर बार उसमें फूट देखने को मिलती है और एक मंच पर लाने की जो कोशिश हो रही है, क्या वाकई में
शरद पवार उसमें कामयाब ठीक से हो पाए या आने वाले समय में हो पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में धर्म परिवर्तन को लेकर हुए बड़े खुलासे ने सभी को चौंकाकर रख दिया था। वही अब इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि धर्म परिवर्तन में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। बता दें, नोएडा में 1000 से ज्यादा धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में धर्मांतरण को लेकर हुए खुलासे के बाद प्रदेश की सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि एजेंसियां इस मामले की तह में जाएं और जो भी इसमें शामिल है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाए। इतना नहीं, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि धर्मांतरण में शामिल दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए और आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का निर्देश भी दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे मामलों में किसी भी सूरत में लापरवाही न बरती जाए। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। नोएडा पुलिस को लंबे वक्त से इसकी शिकायत भी मिल रही थी, जिसके बाद यूपी एटीएस ने इस मामले में 2 लोगों को कल गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से टीएमसी सांसद नुसरत जहां की मुश्किलें अब और बढ़ती जा रही हैं। दरअसल उनकी शादी का मामला अब लोकसभा तक पहुंच गया है। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने नुसरत जहां के कदम को अमर्यादित बताया है। उन्होंने कहा है कि नुसरत जहां के इस कदम से संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि इस मामले को एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए और जांच कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। टीएमसी सांसद नुसरत जहां की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल उनकी शादी का मामला गरमा रहा है। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर नुसरत की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इससे संसद की गरिमा भी धूमिल हुई है। संघमित्रा ने मांग की है कि मामले को संसद की एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए और जांच कर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। संघमित्रा का आरोप है कि नुसरत जहां ने लोकसभा में गलत जानकारी दी और शपथ के दौरान नुसरत नूरी जहां जैन नाम बताया था। चंडीगढ़ में मंगलवार को सत्ता पक्ष यानी बीजेपी, जेजेपी और सरकार के समर्थित निर्दलीय विधायकों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। इसके अलावा इस बैठक में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। बैठक में विधायकों को जन सहयोग और ग्राम दर्शन पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही बैठक में सरकार के कामकाज को लेकर विधायकों से फीडबैक लिया गया। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी कि काफी वक्त से कोविड के चलते विधायकों के साथ बैठक नहीं हो पाई थी। इसी के चलते आज सभी विधायकों के साथ बैठक की है और सरकार की तमाम योजनाओं पर चर्चा हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो कुछ लोग विरोध के लिए विरोध का एजेंडा चला रहे हैं। हरियाणा को डीजीपी नया जल्द मिल सकता है। प्रदेश के मौजूदा डीजीपी मनोज यादव ने हरियाणा के गृह सचिव को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में डीजीपी मनोज यादव ने वापस केंद्र में जाने की इच्छा जाहिर की है। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने मंगलवार को हरियाणा के गृह सचिव को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में मनोज यादव ने कहा है कि वे वापस केंद्र सरकार में जाकर आईबी में काम करना चाहते हैं। डीजीपी मनोज यादव ने इसके साथ ये भी कहा है कि उनकी परिवार की भी आवश्यकता है कि वो वापस दिल्ली में जाकर काम करें। इसके अलावा डीजीपी मनोज यादव ने ये भी लिखा है कि उन्होंने हरियाणा में 28 महीने अपनी कर्तव्यनिष्ठा के साथ जनता की सेवा की है। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव 2 साल पहले नियुक्त हुए थे
उनके बाद उनका कार्यकाल अगले आदेशों तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि इस दौरान डीजीपी मनोज यादव की नियुक्ति को लेकर काफी विवाद भी गहराया था। सेक्टर 5 में हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विद्यालयों के समय के बदलाव को लेकर आदेश जारी किए हैं। अब 22 जून 2021 से प्रदेश के सभी विद्यालयों का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत अब इस समय के बदलाव को किया गया है। आपको बता दें कि सेक्टर 5 स्थित हरियाणा शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही कई अन्य आदेश भी अध्यापकों को लेकर जारी किए गए हैं, जिसमें खास तौर पर जितने भी ऐप और टीवी के माध्यम से कक्षा 1 से 12वीं तक के जो विषय प्रसारित किए जाते हैं उनका अवलोकन भी अब अध्यापकों को करना होगा। तो हरियाणा सरकार की ओर से स्कूलों में ये बदलाव किया गया है और अब सुबह 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय स्कूलों को खोलने का रखा गया है। हालांकि अभी छात्र छात्राओं को आने की स्कूल में अनुमति नहीं है, सिर्फ जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, जो स्कूल स्टाफ है, उसको लेकर आदेश जारी हुआ है और वही अभी स्कूल आ सकता है। तो स्कूल का जो समय है अब वो सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के चलते खोरी गांव के वासी आज आम आदमी पार्टी नेता सुशील गुप्ता के नेतृत्व में प्रधानमंत्री कार्यालय तक मार्च करने वाले थे, जो कि सराय फरीदाबाद पर इकट्ठे होकर बदरपुर बॉर्डर से होते हुए इंडिया गेट प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच ज्ञापन दे पुनर्वास की मांग करने वाला था। लेकिन इसकी सूचना फरीदाबाद की पुलिस व खुफिया तंत्र को लग गई और उन्होंने पूरी तैयारी पहले से ही कर ली, जिसके चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को नजरबंद कर दिया और साथ ही आम आदमी पार्टी के दिल्ली सांसद सुशील गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं के आज के इस मार्च के प्रोग्राम को फरीदाबाद पुलिस और सीआईडी खुफिया विभाग के प्रयास ने फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हरियाणा सरकार ने रेस्टोरेंटों को खोलने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन लोग अभी डरे हुए हैं कि क्या उन्हें रेस्टोरेंट और होटलों के अंदर उतनी स्वच्छता और सावधानी पूर्वक खाना मिलेगा ताकि वो बीमार ना हो सकें, उनके अंदर संक्रमण पैदा ना हो सकें। और इसी का औचक निरीक्षण करने के लिए हम फरीदाबाद सेक्टर 16 के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूँगा रेस्टोरेंट की। यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ एक ऑटोमेटिक यहाँ पर डिजिटल जो सैनिटाइज़र है वो मशीन लगी हुई है, जो कि लाइट से चलती है और कंटिन्यू सैनिटाइज़र यहाँ पूरे रूम को रखेगी। उसके बाद यहाँ पर आप बोतल भी देख सकते हैं कि सैनिटाइज़र की बोतल रखी हुई है। उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है कि जो खाना बनाने वाला है वो किस तरह से खाना प्रिपेयर कर रहा है और उसने कितनी सावधानी बरती हुई है। तो आप देख सकते हैं हाथों में ग्लव्स हैं, सर पे भी टोपी है, मुंह पे मास्क है। तो किचन में जो गर्मी रहती है, गर्मी के बाद भी पूरी तरह से लोगों का, जो उनके ग्राहक हैं, जो उनके आने वाले कह सकते हैं जो लोग हैं, उनकी सावधानी के लिए पूरी तरह से यहाँ तैयार होकर और सेफली खाना बनाया जाता है। तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ ये दाल मखनी पक रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। उधर भी ये कुछ पका रहे हैं। तो जिस तरह से जो लोगों के अंदर जो डर है उसको आप निकाल सकते हैं कि खाना जो है जो आपको मिलेगा वो पहले की तरह पूरी तरह से आप सुरक्षित हैं और आपको जो खाना मिलेगा वो स्वच्छता भरा खाना मिलेगा, किसी तरह की आपको कोई परेशानी ना हो। आपको ये डर ज़रूर निकाल देना चाहिए कि आपको कोरोना संक्रमण हो सकते हैं। जो व्यक्ति खाना बना रहे हैं वो कितने ठीक हैं या नहीं हैं। तो इस तरह से आप रेस्टोरेंटों में जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अपने पार्टी भी इंजॉय कर सकते हैं। इंसान सपने देखता है, लेकिन समय की करवट के आगे उसके सपनों का वजूद नहीं रहता। वक्त बदलता है तो परिस्थितियों के आगे इंसान को अपने सपने भूलने पड़ते हैं। पेट पालने के लिए जुट जाना पड़ता है। सिरसा की सविता वदवा के भी सपने बड़े थे, लेकिन जीवन में आए संकट का सामना करने के लिए उसे ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है। ई रिक्शा चलाकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही सविता सिरसा की एकमात्र ई रिक्शा चालक है। दरअसल जिला प्रशासन इस बार ये दावे करने में लगा है कि इस बार की मानसूनी बारिश में लोगों को वाटर लॉगिंग जैसी समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण
यह भी बताया जा रहा है कि तमाम ऐसे पॉइंट्स जहां पे वाटर लॉगिंग जैसी समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिला प्रशासन ने, जीएमडीए ने ऐसे तमाम वाटर लॉगिंग पॉइंट्स को न केवल चिन्हित किया, बल्कि ऐसे तमाम वाटर लॉगिंग पॉइंट पर जो भी समाधान किया जाना था उसको मानसूनी बारिश से पहले पूर्ण किया जा रहा है, या जिसके चलते अरावली के अंदर न केवल चेक डैम बनाए जा रहे हैं, बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी तरह तरह के इंतजाम कर इस मानसूनी बारिश में जल भराव की स्थिति को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। पिरथला विधानसभा क्षेत्र के 7 गांवों को फरीदाबाद नगर निगम में शामिल किया गया था, लेकिन उसके बाद से वहां पर विकास कार्य होने बंद हो गए और गांवों की दुर्दशा को लेकर पिरथला के विधायक नयन पाल रावत ने नगर निगम की जो कमिश्नर हैं और स्मार्ट सिटी की सीईओ गरिमा मित्तल से मुलाकात कर उनको इस समस्या से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ समस्या बनी हुई है और जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। इस पर जो सीईओ हैं स्मार्ट सिटी की गरिमा मित्तल, उन्होंने आश्वासन दिया और साथ ही एक टीम का गठन भी किया गया है जो जल्द ही लोगों को उनकी जो समस्याएं हैं उनसे राहत दिलाने का काम करेगा। साथ ही इन 7 गांवों को स्मार्ट भी उनकी तरफ से बनाया जाएगा ताकि लोगों को आसानी हो और उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से नगर निगम में इन गांवों को शामिल करने का विरोध भी लोगों ने किया था, उसके बाद और उन्होंने पहले से ही उनको चेताया था कि इन गांवों की दुर्दशा हो जाएगी नगर निगम में शामिल किया तो, और अब वो बात सामने आ गई है। लेकिन देखना होगा कि अब कब तक इन गांवों का विकास हो पाता है। इजाफा देखने को मिल रहा है। डीजल की कीमत 26 से 28 पैसे तक बढ़ी, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 27 से 28 पैसे तक बढ़ी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 97 रुपये 50 पैसे, जबकि डीजल का दाम 88 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर हो गया। महानगरी मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 63 पैसे, तो डीजल की कीमत 95 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हो गई। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन इन दिनों मुंबई में नए बंगले के कारण चर्चा में हैं। दूसरी ओर उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया। अजय देवगन ने यूट्यूब पर सर्च के मामले में बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडियन फिल्मों तक के सभी हीरो को पीछे छोड़ दिया है। बीते 12 महीनों में यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले सेलिब्रिटी बन गए। कुछ महीने पहले अजय देवगन ने फिल्म रुद्रा से अपने OTT डेब्यू की अनाउंसमेंट की थी। अब खबर यह है कि ब्रिटिश सीरीज लूथर की रीमेक पर बनने वाली इस सीरीज की खबर ने फैंस के एक्साइटमेंट को और काफ़ी बढ़ा दिया है। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।